हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 ध्वनि की। नाम से ही क्लियर है कि भाई साउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। और साउंड होता क्या है, ये तो भाई कोई डिस्कस करने की चीज ही नहीं है, क्योंकि अब से पहले में आप इसको बहुत डीपली देखते आ रहे हैं, सुनते तो बचपन से ही आ रहे हैं। जब हमने ये भी नहीं पढ़ा था कि भाई ऐसा कोई टॉपिक भी आने वाला है, तब से हम सुनते आ रहे हैं। मतलब ये जो सुनने की प्रोसेस है और जिस ऊर्जा के कारण हम सुन पाते हैं, वही तो है ध्वनि। मतलब ऐसा कि हमने समझा था कि अगर किसी चीज में वाइब्रेशन उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, तो वो कंपन एक तरंग के माध्यम से संचरण करती हुई हमारी कानों तक पहुंचती है। और हमारी बॉडी का कान एक ऐसा हिस्सा है जो इन ऊर्जा को रूपांतरित करने का काम करता है हमारे समझ के अनुसार। और इसी चीज को हम साउंड कह लेते हैं, इसी चीज को हम ध्वनि कह लेते हैं। तो हमने अब से पहले इसमें देख लिया था ध्वनि की डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही हमने इसमें बात करी अभी कि तरंग संचरण, तो हमने तरंगों की बात की थी कि भाई इसमें होते हैं तरंग, वो दो तरीके से चल पाता है हमारा साउंड, एक अनुदैर्ध्य है, एक अनुप्रस्थ है। ये दो तरंग के रूप हैं, और जो हमारा साउंड चलता है वो कंप्रेशन रेररफेक्शन, कंप्रेशन रेररफेक्शन, ऐसा करके संपीड़न और विवरण के माध्यम से ये हमारे कानों तक पहुंच जाता है। ये हम देख चुके। इसके बाद हमने इसके अंदर समझे कि ये जो बनाए थे हमने वेव्स, इन वेव्स में कुछ टर्म्स आई थी। उन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने टोन के बारे में डिस्कस किया, हमने तारत्व के बारे में डिस्कस किया, हमने गुणता टिम्बर के बारे में डिस्कस किया। और ये सब कुछ अब समझने के बाद हम आ चुके हैं हमारे एक और टॉपिक, ध्वनि के परावर्तन पे। चूंकि हमें पता है ये ध्वनि है और तरंगों के माध्यम से चल रही है, तो मैं कोई ऐसा माध्यम रखूं या कोई ऐसी दीवार खड़ी कर दूं जिस पे वो जाए और जाने के बाद टकरा के वापस आ जाए, उस दीवार के आर पार जा ही ना पाए, तो ये एक तरीके से कहलाता है परावर्तन। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस सेशन में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रतिध्वनि, इको। बहुत अच्छा लगता है भाई, जब म्यूजिक सुन रहे होते हैं तब इको बहुत ज्यादा ही अच्छा ध्वनि प्रोड्यूस करता है, उस समय बड़ा ही मजा आता है। इको होता क्या भाई, तो आपने एक बार अपना नाम बोला और 4-5 बार वही 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 रिपीट होने लगता है, इसी को कहते हैं एको। तो हम इसको पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि को हम पढ़ेंगे, और प्रतिध्वनि का कहीं ना कहीं जुड़ाव हम देखेंगे कि परावर्तन से कैसे है। क्यों मैं ऐसे खुले आकाश में चिल्लाता हूं तो मुझे वापस आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन कोई ऐसा कमरा जो पूरा खाली हो उसमें बोलते तो इस आवाज गूंजती है, ये क्या कारण है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और आखिरी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम सभ्यता का परिसर, मतलब हियरिंग रेंज की बात करेंगे। हमारे कान एक नियमित या कह लो एक लिमिटेड रेंज तक की ही ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्वनि कह ही रहे भाई ऊर्जा का प्रकार है, तो ऊर्जा का प्रकार है तो उसका कुछ मापांक भी तो होगा। उस मापांक के आधार पे हमें सुनने की एक रेंज है, इस एक स्पेसिफिक रेंज को सुन सकते हैं हम, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। जैसे देखने की बात हुई थी, तो देखने में हम कहते हैं ना कि विवग्योर को देख सकते हैं, जो रेनबो के 7 रंग है उन्हीं को देख सकते हैं, उसके अलावा हम और किसी किरण को नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार ये भी आएगा। तो मतलब ओवरऑल हमें समझ में आ चुका है कि इस चैप्टर के अंदर हम आज क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए ना फिर शुरू कर लेते हैं फटाफट हमारे इस टॉपिक को, ध्वनि का परावर्तन सबसे फर्स्ट देखते हैं, फिर हम बाकी चीजों पे पहुंचते हैं। तो भाई ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि जैसा कि हमें क्लियर है कि ये चलती है तरंगों के माध्यम से, और तरंगों के चलने का तरीका कैसा क्या होता है भाई, तो तरंग हम कहते ही उसे हैं जो अपने रास्ते को बार बार रिपीट करे। ये देखिए
ये रिपीट, ये अगेन, ये अगेन। ये क्या हो रहा है भाई? ये रिपीटेशन हो रहा है। यहां से यहां तक में जो वेव थी वही यहां से यहां तक में, वही वेव यहां से यहां तक में। मतलब ये ऐसा गया, ऐसा आया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। मतलब इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तरंग। अब हमने क्या किया कि एक स्पीकर से ये रहा साउंड, यहां से निकला, निकलने के बाद एक दीवार पे गया। अब ये दीवार से भी टकरा करके क्या होना चाहिए साउंड? तो ये पूरी की पूरी वेव वापस आ जाएगी। ये टकरा रही है, टकरा करके वापस आ रही। अब वहीं कोई ऐसी दीवार होती कि या तो ये अवशोषित कर लेती या इसके पीछे चला जाता, तो फिर यह परावर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती। तो परावर्तन की घटना देखने के लिए एक कंपलसरी चीज है, वो क्या है भाई? सामने रखी हुई दीवार। उस दीवार पे जब ये वेव्स जाके टकराएंगी तो टकराने के बाद लौट करके वापस आ जाएंगी, और लौट के वापस आने को ही, ये वेव टकराई, टकरा के वापस आने को ही, इसी चीज को कहते हैं हम परावर्तन। परावर्तन वर्ड का ही मतलब समझ के रखिए कि भाई बाउंसिंग बैक, टकरा के लौट आना। ठीक है ना? अब दो कंडीशन मैंने और बताई कि ये जो दीवार है सामने वाली, ये सामने वाली दीवार दो तरीके की हो सकती है, और इसके अलावा ये तो परावर्तक हो गई, और ऐसा हो सकता है कोई खुरदुरी दीवार हो, या कोई ऐसी जगह हो जिसके आर पार साउंड चली जाए। तो खुरदुरी से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे आपने देखा होगा जो थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्सेस में, आपके स्कूल ऑडिटोरियम में, या कहीं पर भी ऐसा हॉल जहां पे किसी कार्यक्रम का आयोजन होता हो, जहां स्पीकर्स बजते हो, वहां पे जो दीवार होते हैं उसके ऊपर हम थर्मोकोल की शीट लगा के उन थर्मोकोल की शीट्स में खूब सारे होल्स कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जो साउंड आएगी वो दीवार से टकरा करके बाउंस बैक ना हो जाए, परावर्तित ना हो। क्योंकि परावर्तन जब होगा तो मुझे एक तो ये मूल ध्वनि सुनाई देगी, और फिर ये परावर्तित होने वाली भी ध्वनि सुनाई देगी। मतलब मुझे दो दो साउंड सुनाई देगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया यहां पे जो दीवार है उस दीवार पर क्या कर दे? ऐसी खुरदुरी चीजें लगा दे जो अवशोषित कर ले। जैसे मोटे कपड़े टंगाए जाते हैं, ठोके जाते हैं भाई। जैसे कि कोई स्टूडियोज बनता है, स्टूडियो होती है, या फिर जहां पे मूवीज की रिकॉर्डिंग्स होती है, या फिर जहां म्यूजिक रिकॉर्डिंग होता है, उस रूम को आप देखेंगे बहुत जगह पे आपको यूट्यूब चैनल, बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जहां पे इंटीरियर्स दिखाया जाता है। तो भाई वहां पे आप समझेंगे क्या होता है भाई? तो दीवार जितने भी होते हैं, जितने भी वॉल्स हैं, वो सब रिफ्लेक्टर है, सब परावर्तित करने काम आता है। तो उनमें हम थर्मोकोल की सीट, उनमें हम मोटे मोटे कपड़े उसके ऊपर लगा देते हैं, दीवारों के ऊपर, ताकि जो साउंड जाए वो साउंड रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है? वो साउंड गई, टकराई, और वहीं वहीं समाप्त हो जाए, अवशोषित हो जाए। यानी वो सब अवशोषक हैं। और ऐसी कोई जगह, जैसे आपने क्या किया, आपने बहुत ही नॉर्मली एक कमरा है और उस कमरे में दो पार्टीशन करना है, आपने कर्टन्स लगा दिए, पर्दे लगा दिए। अब आप इधर बोलेंगे तो उधर साइड में साउंड तो जाएगा ही ना, साउंड पर्दे से तो नहीं रुकेगा ना भाई, उसमें तो आर पार चला जाएगा साउंड। तो मतलब वहां परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन होने के लिए एक ऐसी सतह चाहिए जो कि साउंड को दूसरी तरफ ना जाने दे। जब ऐसा होगा, जब इस तरीके से परावर्तन होगा, तब होता क्या है जरा उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए एक कंडीशन समझते हैं। ये रही स्पीकर, यहां से साउंड वेव क्या हो रही है भाई? आ रही है। यहां पे आने के बाद ये साउंड वेव इस सतह से टकरा गई। ये साउंड वेव इस सतह से आकर के टकरा गई। इस सतह से टकराने के समय आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पे देखिए ये साउंड वेव यहां से चल करके आ रही है। और कैसे आ रही है? ये कंप्रेशन, फिर रेरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। भाई ये संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे ही तो चलता है ना साउंड, ऐसे संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो ये संपीड़न विरलन करता हुआ साउंड यहां पे आके टकराया। जिस पॉइंट पे टकराता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम कि भाई ये वह बिंदु है जिस पर साउंड आकर के टकरा रहा है, जिसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर टकराने के बाद, यहां टकराने के बाद अब ये नीचे तो जाने से रहा, तो ये क्या करता है भाई? ये फिर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लेकिन एक काम होता है इसके बीच में, उसको मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं।
जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन ड्रॉ किया ये क्या है भाई? नॉर्मल। मतलब इस पॉइंट पे हम बनाते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको नॉर्मल कह रहे हैं, और अगर हम देखते हैं तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। क्यों भाई? क्योंकि आने वाली जो किरण थी इसका नाम हम समझते हैं, तो इसको कहते हैं हम आपतन कोण। आपतन तरंग, और ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण। मतलब यह हमारा आपतित तरंग और यह हमारा आपतन कोण। इसी प्रकार से जब ये टकरा के लौटेगी तो लौटने वाली परावर्तित, ये हो जाएगी हमारी परावर्तित तरंग, और इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। अब चूंकि आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं एक टर्म थीटा से, तो थीटा आई, क्योंकि आपतित को हम कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, इसलिए थीटा आई। और इसको हम क्या कह लेते हैं भाई? तो इसको हम कह सकते हैं थीटा आर। थीटा से तात्पर्य कोण का है, थीटा से मतलब सिर्फ और सिर्फ कोण का है। तो ये जो है, ये जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, उसी तरीके से यहां पर आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, आपतन और परावर्तन कोण। तो यहां पे ये जो कोण बन रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो बनी किसके कारण रहा है? यहां पे एक नॉर्मल, इस बिंदु पर एक लंब है। किस बिंदु पर भाई? तो ये जो आपतन बिंदु है इस पर, इस बिंदु का भी नाम लिख देता हूं मैं, ये बिंदु है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर बना हुआ जो लंब है उसी को हम कहते हैं अभिलंब। ये जो नॉर्मल है इसको क्या कहते हैं भाई? ये कहलाता है हमारा अभिलंब। तो मतलब समझ में आता है कि जो आपतन कोण है वो किसके किसके बीच में बना हुआ भाई? तो आपतित किरण, मैं यहां पे 2 पॉइंट में लिख देता हूं, आपतित तरंग, ठीक है। किरण जो होती है वो जब हम प्रकाश होता है तब लिखते हैं, तो यहां पे आपतित तरंग और हमारा अभिलंब, और हमारा अभिलंब, ठीक है। यह हमारी आपतित किरण और यह अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं हम थीटा आई। और इसी प्रकार से जो हमारा परावर्तित तरंग और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं भाई थीटा आर। यह थीटा आई और यह थीटा आर। अब जरा पढ़ते इसके नियम। तो भाई ये कहते हैं कि ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही होता है, और यह परावर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है। जो परावर्तन के नियम थे उनके सभी नियमों का पालन होता है यहां पे। तो पहला पॉइंट तो यह है नियम का कि परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपतन कोण है ये हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण हमेशा ही बराबर होगा परावर्तन कोण के। मतलब जितने डिग्री का कोण बना करके आके आपतित होगी इस बिंदु पर, उतने का ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। इस सतह पे जितने का कोण बना करके आपतित हो रही है उतने पे ही परावर्तन हो जाना, अर्थात थीटा आई का मान हमेशा थीटा आर के बराबर होगा। एक बिंदु और है कि ध्वनि के आपतन होने की दिशा, अभिलंब और परावर्तन होने की दिशा तीनों एक ही तल में होते हैं। इन तीनों के एक ही तल में होने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए यह आपकी आपतित तरंग है, यह परावर्तित तरंग है। अच्छा, इसमें बना लेते हैं, ठीक। यह आपतित और यह परावर्तित। अब यह हो गया मेरा अभिलंब, मैं यहां पर रख दे रहा, यह अभिलंब हो गया। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच है, और इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो बराबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा रख दूं, यह अभिलंब ही है, अभी भी इस फिंगर से आप देखेंगे तो इसका कोण और इस फिंगर से भी इसका कोण बराबर है।
तो पहला नियम तो आपतन और परावर्तन कोण बराबर हो गया। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिए तो ये कैसा भाई, ये इस सतह के लंबवत है, ये सतह के कैसा है, लंबवत है। तो ये एक ही तल में नहीं हुआ। एक ही तल में होने का मतलब होता है कि मैं अगर ऐसा रख रहा हूं तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक के पीछे एक छिप गए, मतलब इसके पीछे अगर मैं एक कोई तल रख दूं ऐसा, ठीक है, ऐसे एक कॉपी रख दूं, तो ये किसी को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, किसी को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक ही तल में है, सबका समतल एक ही है। तो दूसरा नियम था कि तीनों एक ही तल में होते हैं, और पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब ये बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया कि अगर मुझे कहीं पे साउंड पहुंचानी है परावर्तन के जरिए, तो मैं वहां के कोण कैलकुलेट करके कर सकता हूं। ठीक, चलिए, तो अब जरा हम देखते हैं कि ये जो परावर्तन हो रहा है इसके कारण होता क्या है। मतलब साउंड तो परावर्तित हो रही है, लेकिन हमारे ऊपर क्या इसका असर होता है इस परावर्तन का, क्या है कुछ इसके उपयोग है, या फिर ये साउंड परावर्तित होकर के आती है तो हमें नॉर्मली सुनाई दे पाते हैं। तो भाई इसी चीज को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, एको साउंड। इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम्स में तो बहुत ही आसान होता है एको क्रिएट करना। जैसे आपको पता होगा कि एक बार वो हेलो बोलते हैं, वो 4-5 बार हेलो आता है, एक बार उन्होंने कहा हेलो तो फिर नीचे से आवाज वैसी रिपीट होती है, हेलो 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 हेलो। ये क्या है भाई, एक बार हेलो बोला, बार बार हेलो हेलो हेलो, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ये क्या है, यही है एको, यही है प्रतिध्वनि। इसमें हो क्या रहा है, तो अगर ध्यानपूर्वक समझें तो सिंपली साउंड जो है वो एक तरंग है, और ये एक जगह से चली, जो आपका यहां से ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस स्पीकर से साउंड बजा, मतलब इसने कंपन प्रोड्यूस किए, वो कंपन आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते जाकर के एक ऑब्जेक्ट से टकरा गया। अब जब टकराया तो ये जो डॉटेड आपको दिख रही है ये वापसी करती हुई, ये क्या है भाई, तो ये जो मेन साउंड गई थी ये टकरा करके वापस आ गई, और टकरा के वापस जो आएगी वो वापस यहां पे जो व्यक्ति होगा उसको सुनाई देगी। चूंकि यहां पे स्पीकर है, इस जगह पे मैं खड़े हो जाऊं, मैं ऐसा बोलता हूं, सामने किसी चीज से वो टकराए और टकरा करके मेरे पास ही वापस आ जाए, तो भाई मुझे क्या होगा, मुझे सुनाई पड़ेगा क्या, मेरी ही बोली ध्वनि फिर से मुझे सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये पूरी परिघटना में अगर 0.1 सेकेंड 1/10 सेकेंड से ज्यादा का देर करते हैं, 1/10 सेकेंड से ज्यादा का देर करते हैं, तो यह प्रतिध्वनि जैसी प्रतीत होगी, और उससे कम रहा तो यह प्रतिध्वनि प्रतीत नहीं होगी। इसका कारण समझेंगे, हमारा जो ब्रेन है वो सुनी हुई चीज को 1/10 सेकेंड तक याद रखता है। हमारे ब्रेन पे सुनी हुई चीजों का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है ना, 1/10 सेकेंड कहें या फिर 0.1 सेकेंड तक ही उसका प्रभाव हमारी दिमाग पे होता है ना। फिर भी लोग कहते हैं कि भाई एक कान से सुन दिया दूसरे कान से निकाल दिया। भाई हमारे ऊपर हमारे दिमाग पे असर ही आपके बोलने का 1/10 सेकेंड होता है, तो ऐसी तो संभावना ही नहीं है कि आपने बोली और हमने जीवन भर याद रखी। होगा क्या, तो हो जाता है ना। जब हमारे माइंड में वो परफेक्टली चला जाए तो वो परमानेंट भी हो जाता है। भाई सिर्फ सुन करके ब्रेन पे इतने देर का ही असर नहीं होता, वो परमानेंट भी हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक तो हो गई बात भैया वो आइडियोलॉजी की, है ना, एक आइडियल तरीके का, और एक बात हो गई हमारे साइंस की। तो साइंस कहती है कि अगर आपने सुना है तो आपके ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो 1/10 सेकेंड तक का ही इंपैक्ट होता है। हाँ, अब आपके ब्रेन को लगा कि नहीं यार ये काम की चीज है, तो उसको सेव कर लेगा, वो डेटा सेव करता है। वो बोली हुई चीज, वो जो साउंड जो आई थी उस साउंड को नहीं सेव कर सकते आप, अपने लिए उसको याद रख सकते हैं, वो साउंड सेव नहीं होगा। मतलब हमारे कानों पर आई हुई ध्वनि का इंपैक्ट हमारे ऊपर सिर्फ 1/10 सेकेंड तक होता है, और सेम साउंड जो अभी मैंने सुना 1/10 सेकेंड के बाद फिर से सुन लिया, 1/10 सेकेंड के बाद फिर से सुन लिया, तो फिर मुझे क्या लगेगा कि बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। इसी रिपीटेशन को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, इसी को कहते हैं एको। ठीक है, और खूब सुने हैं आपने एको भाई,
शादियों के सीजन में बढ़िया, जब ढोल वाले और वो आई थिंक जो पियानो या जो बजाते हैं वो भाई जब बैंड वाले, बेसिकली वो बैंड वाले अपने गाने से पहले उसकी अब वॉइस कितनी भी अच्छी हो और चाहे अच्छी ना हो, दोनों ही स्थितियों में वो एको बढ़ा देता है। तो आपको क्या होता है, आपको परफेक्टली कुछ सुनाई नहीं देता और बढ़िया बज रहा और नाचे जा रहे, सुनने की जरूरत ही नहीं करते हम, और वो बढ़िया भाई गाया जा रहा है। तो वो करते क्या है, आपने देखा होगा भाई, सबसे पहले स्टार्ट होता है तो वही स्टार्ट करता है हेलो, तो वो एक बार हेलो बोलता है और आवाज आती है 4-5 बार हेलो 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 करके। आइए जरा हम पढ़ते हैं इसको कि क्या कह रहे हैं भाई। तो जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, जिसको प्रतिध्वनि एको साउंड कहते हैं। हमने अभी तो कहा जब ये परावर्तन होगा तभी ये संभव है ना। वो बैंड वाले तो एक इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली वो हो जाता है भाई, उसका काम ही होता है कि वो सेम साउंड को रिपीट करता है, उसको अब हटाते हैं। अब हम रियली समझते हैं, जो वास्तव में हमें देखने को मिलता है, समझ में आता है, सुनाई पड़ता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जैसे ही वो टकराया और टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन जब आपके पास पहुंचा, उसका परावर्तन जब आपके पास पहुंचा, तो वो परावर्तन जब आपकी कानों तक आएगा और उसके बीच का डिफरेंस 1/10 सेकेंड हो जाए, उसके बाद आपके कानों पे आए तो वो एको होता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं, जैसे समझिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे वो पॉलिश किए हो या खुरदुरे हो। जैसे देखिए बहुत दूरी पर, थोड़ी दूरी पर अगर कोई दीवार है, आपने बोला वो दीवार से टकरा करके साउंड आ जाए, ये एको है। इसी प्रकार से अगर सिर्फ एक बार नहीं, वो टकरा के बार बार आती है भाई आपके कानों तक, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और ऐसे गई टकरा के आई, तो टकराने का काम तो नॉर्मल किसी भी दीवार पे हो ही रहा है, वो एको है क्या? नहीं, वही चीज एको हो जाएगी कब, जब 1/10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगा दे। अगर नहीं लगा रही है तो एको नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब एक बात समझ में आती है यहां से कि भाई कई बार को हमने ऐसे सुना होगा, लाउड स्पीकर्स में आवाज आ रहा होता है और हमारे घर के बाजू में मान लीजिए किसी की बहुत ऊंची दीवार है, तो ऐसा समझते स्पीकर इधर बज रहा, ये साउंड आई, इससे टकरा के मेरे कानों पर पहुंच रही, तो मुझे साउंड इधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा, तो मुझे लगा कि स्पीकर इधर बजा, लेकिन एक्चुअली स्पीकर किधर बज रही है? इधर। वो क्या हो रहा था भाई, यहां से आई साउंड यहां परावर्तित हुई, हमारे कानों तक आ गई। अब ये अगर एक बार आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है भाई, परावर्तन समझते हैं। और अगर एक बार आई, फिर यही वाली साउंड इधर किसी दीवार से टकराई और टकराने के बाद फिर हमारे कानों पे आ रही है, और इसके दौरान 1/10 सेकेंड का डिले भी हो गया। इस कान ने सुना, फिर इस कान ने सुना, उसके बीच में 1/10 सेकेंड का डिले हो गया, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ठीक है ना। ये खूब देखी जाए हमने मूवीज में, और खुद भी अगर कभी हिल स्टेशन पे गए हो तो एक बार खूब जोर से चिल्लाइए तो पहाड़ों में आवाजें गूंजती है। एक पहाड़ी चट्टान से टकरा के दूसरे चट्टान पे, दूसरे से तीसरे पे, और आपको कई बार वही साउंड सुनाई देती है। इसी को कहते हैं भाई प्रतिध्वनि, ठीक है। आगे बात कर ही चुके हम इसकी कि भाई मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड तक ये हमारे दिमाग के अंदर उसकी संवेदना बनी रहती है। उस ऊर्जा की संवेदना 1/10 सेकेंड तक ही बनी रहती है, इसके बाद वो हट जाता है। हमारा ब्रेन फिर दूसरे साउंड को सुनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, ठीक। चलिए, तो अब थोड़ी सी और बात कर ली जाए कि जब इसकी बात कर ही रहे ये प्रतिध्वनि सुनने की, तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जहां पे हम ये सुन सकेंगे। हम अगर एक लैब में इसको परफॉर्म करना चाहें, अपने घर में परफॉर्म करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्ती ध्वनि जो रिफ्लेक्ट होकर क्या रही है, उसके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। वही जो मेरा ब्रेन प्रोसेस कर रहा था उतने का समय अंतराल होना चाहिए। मेरे ब्रेन में संवेदना 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड की ही थी, तो भाई जो प्रतिध्वनि आ रही है उसके लिए मेरे को 0.1 सेकेंड से ज्यादा का समय चाहिए। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी, अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। एक ये मिनिमम डिस्टेंस दिया है, सबसे न्यूनतम दूरी जिस जगह पे आप एको क्रिएट कर सकते हैं वो है 17.2 मीटर।
अगर कहीं पे 17.2 मीटर का रिफ्लेक्टर है, मतलब बोलने वाला यहां पर है, 17.2 मीटर दूरी पर वो अवरोधक है, अगर यहां से बोला जाए तो वो साउंड जाएगी, टकरा करके आएगी। तो साउंड के स्पीड के अकॉर्डिंगली इसको निकाल रखा है, जिससे हमको पता चल जाता है कि भाई हमें इतने देर के बाद वो दोबारा आके सुनाई देगी, और वो देर कितनी है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के बाद वो हमको कानों पे आकर के दोबारा सुनाई देगी और हमको एको एहसास हो जाएगा। इसके जो परावर्तन है उसके बहुत सारे यूसेस भी है भाई, बहुत सारी जगह पे इसको यूज करते हैं। जैसे एक, हम इसके बारे में अभी और डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डायग्राम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहां से शिप ने एक सिग्नल भेजा, मतलब एक साउंड भेजा, साउंड अर्थात एक वेव भेजा, एक तरंग भेजा। अब वो तरंग देखिए आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा यहां पे टकरा के लौट गया, मतलब बीच में क्या गया, एक फिश, तो इस फिश के कारण टकरा के कुछ हिस्सा लौट गया, और बाकी का क्या हुआ भाई, बाकी का ये ग्राउंड पे आकर के टकरा के लौटा। तो ये वेव की गति के अनुसार सोनार प्रणाली है ये, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ परावर्तन की बात करें तो देखिए टकरा के लौट गया। अगर हमारे पास वेव का वेग ज्ञात हो तो हम इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक में जाने वाला समय हमको पता है, तो फिर हम इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि कितने नीचे पे वो फिश है या कितने नीचे पे सतह है। ये सोनार सिस्टम है, हम इसकी बात करेंगे भाई। चलिए आगे देखते हैं जरा इसके प्रयोग, आखिर इसके उपयोग क्या है। तो भाई ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग क्या होता है, जब ये ध्वनि एक बार परावर्तित हो रही थी, ठीक है, उसके कारण हमने देखा कि सेम साउंड हमको सुनाई पड़ रही है, लेकिन हम इसी ध्वनि को बहुत बार रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। एक पाइप के अंदर, जैसे देखिए यहां पे एक पाइप के अंदर इस ध्वनि को कई बार ऐसे करते चले, तो देखिए यहां से हम समझना शुरू करते हैं। यहां से आया ये हर बार क्या हो रही है, ये साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां साउंड रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर गई, फिर इधर टकरा के इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, और हर जगह पे अगर आप मार्क करेंगे तो इन सभी जगहों पे आप ध्यानपूर्वक देखें तो मैं यहां पे बना देता हूं एक नॉर्मल, तो ये हो गया इसका आपतन और ये हो गया इसका परावर्तन। ये है मेरा अगर अभिलंब, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, साउंड वेव इधर से आई और साउंड वेव इधर से चली गई। इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स यूज करते हैं भाई। आपने देखा है कि इसको क्या करा जाता है कि डॉक्टर्स ये जो दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को लगाए कान में, और ये वाला जो एलिमेंट है ये चेस्ट पे या फिर पीठ पे लगाते हैं और आपको कहते हैं आप सांस लीजिए जोर से। तो इनको क्या सुनाई देता होगा, तो देखिए ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट, इसके निचले हिस्से पे एक बहुत ही पतली सी परत लगी हुई है, एक बहुत ही पतली सी लेयर लगी है, जिसके अंदर होता ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन होगा तो उस वाइब्रेशन को ये पाइप के जरिए ऐसे करता हुआ यहां तक पहुंचा देगा, और यहां के बाद एक इधर चला जाता साउंड और एक साउंड वेव इधर चला गया, ये इधर वाले कान में और ये चला गया इधर कान में। मतलब क्या, जो तरंग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, आपके श्वसन के समय होने वाले घर्षण के द्वारा। हमने ध्वनि प्रोड्यूस करने के तरीके में देखा था कि ये घर्षण से भी प्रोड्यूस होती है, खुरचने से भी प्रोड्यूस होती है, किसी चीज को पीटने से भी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, आपको कहते हैं जोर से सांस लीजिए, या कई बार खांसी होती है, बोलते जोर से खांसी है। तो करते क्या भाई, जो श्वसन का घर्षण है वो इसके जरिए यहां पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वही वाइब्रेशन ये कई बार रिफ्लेक्ट होते होते, अब देखिए साउंड डायरेक्टली तो चलेगी नहीं, तो इस पाइप में टकराते जाती है हर जगह, और इसी टकराव के कारण वो हमारे कानों तक पहुंच पाता है साउंड। ठीक है, साउंड हमारे कानों तक इसी टकराव के कारण कई बार परिवर्तित हो करके हमारे कानों तक पहुंच जाता है, और डॉक्टर समझ जाते हैं कि भाई कहां पर किस प्रकार की दिक्कत है, मतलब वाइब्रेशन के जरिए उनके सिम्टम्स पता चल जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ध्वनि के परावर्तन का उपयोग मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं।
एक और बात कर लेते हैं स्टेथोस्कोप, फिर वापस आते हैं इसके ऊपर। स्टेथोस्कोप यह एक चिकित्सीय यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न, ठीक है ना, विभिन्न ध्वनियों को सुनने और उसकी पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टर यूज करते हैं और जिसके जरिए वो बहुत सारे रोगों का पता लगा लेते हैं। हम वापस आते हैं जरा इस वाले टर्म पे, हॉर्न, शहनाई, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, इनकी बात करते हैं। आप सभी को अगर ध्यान में है तो आपने ऐसा एक एलिमेंट देखा है, पीछे कुछ इस तरीके का बॉक्स जैसा होता है, यहां पे एक छोटा सा पॉइंटर होता है और इस पॉइंटर से ऐसा एक हॉर्न कनेक्टेड होता है। जो हॉर्न होते हैं, जो लाउड स्पीकर बहुत दूर दूर तक आवाज जो करते हैं, उनके पीछे तो ऐसा ही अरेंजमेंट होता है भाई। अब अगर ध्यानपूर्वक देखें तो पीछे जो स्पीकर का पोर्शन है जहां से ध्वनि प्रोड्यूस होनी है, वो मात्र इतने छोटी सी जगह से आती है। ये पूरा स्पीकर इतने छोटे से आती है, लेकिन इसको हॉर्न जैसा बनाया, इसको मेगाफोन जैसा बनाया। ये मेगाफोन जैसा बनाने के कारण क्या होता है, ये देखिए, यहां से एक वेव निकली, ये टकराई 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 और ये निकल गई। अब यहां से एक और वेव लेकर के आता हूं मैं, ये गई टकराई और ये टकराने के बाद निकल गई। अब देखिए कितना बड़ा रेंज हुआ। मतलब इसकी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है। ये बार बार टकरा करके इसकी डायरेक्शनल भी हो गया, एक डायरेक्शन में भी जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक साउंड जाता है। आप एक काम करिए, ये जो ऊपर का ये जो हॉर्न था इसको खोल करके अलग कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हट गया। अब क्या बचा है भाई, सिर्फ और सिर्फ ये पीछे वाला हिस्सा बचा है। तो इससे आप देखेंगे इतनी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ये मुश्किल से कमरे में ही साउंड प्रोड्यूस हो पाएगी, इससे ज्यादा की साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता। लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये कमरे में तो सुनने लायक ही नहीं बचेगा, ये बहुत दूर दूर तक आवाज पहुंचाने में सक्षम होता है। एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको, जैसे आपने जो देखा होगा स्पीकर्स, जैसे जो डीजे वाले स्पीकर यूज करते हैं, इस तरीके से बॉक्स में होता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होती, ये बहुत दूर तक आवाज नहीं भेज सकता। कारण क्या होता है भाई, कोई ऐसा मेगाफोन नहीं लगा इसके अंदर। शहनाई की आवाज इतनी दूर तक क्यों आती है, बहुत धीमे धीमे ही तो फूंकते हैं। आप शहनाई और बांसुरी में देखिए, दोनों में हवा फूंकी जाती है। दोनों में जब हवा फूंकी जाती है, बांसुरी इतना मीठा सा बहुत कम दूरी में ही उसकी रेंज होती है, बहुत दूर तक नहीं ट्रैवल करता। जबकि शहनाई से जब करते तो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। उसके पीछे कारण, तो शहनाई का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा ऐसा, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई, एक बार दोबारा से बनाते हैं। ये ऐसा और ये ऐसा आता है, फिर ये यहां से ऐसा और ये यहां पे जाकर के ऐसा मेगाफोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये ऐसे स्ट्रक्चर में आप देखिए ना, आपने इसको क्या क्या कराया, यहां पे बहुत सारा साइंस लग गया भाई। आपने यहां से जो भेजी थी वेव, उसको एक तो आपने ये गोलीय पाथ पे घुमा करके इसको आपने, एक तो अभिकेंद्रीय और जो अपकेंद्रीय बल पढ़ा था हमने, जब वृत्तीय गति होता है उसमें, एक तो आपने यहां पे इसको रिकॉइल मोशन करा दिया। इस रिकॉइल मोशन से इसका वेलोसिटी बढ़ गई, इसका वेग बढ़ गया। और दूसरा क्या स्ट्रक्चर में हुआ भाई, तो ये यहां से हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर था, तो ये बहुत ज्यादा दूर तक अपने साउंड वेव को प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज्यादा दूर तक अपने साउंड वेव को भेज सकता है। ठीक इसी प्रकार से, जैसे एक और मैं इसी तरीके से आपको बताऊं, तो आपने बहुत ही जगहों पे, जैसे जो बैंड वाले होते हैं उनमें देखा होगा, एक बहुत ही लंबा सा ऐसा भोंपू जैसा बना होता है, वो एक बार फूंक मारते और खूब सारा साउंड प्रोड्यूस होता है, खत्म हो जाता है। शहनाई तो फिर भी बहुत लंबे समय तक ऐसा बजते रहती है, वो एक बार सिर्फ ऐसा भोंपू जैसा होता है। अब उसमें क्या करते हैं, उसमें इस रिकॉइल मोशन को और बढ़ा देते हैं, ऐसा हो जाता है वो करीब। क्या होता है उसमें आपने रिकॉइल मोशन जो हो रही थी उसको और बढ़ा दी और ज्यादा, तो यहां पे जाकर के भोंपू खूब बड़ा सा हो जाता है ऐसा। कुल मिलाकर के हमें समझ में आता है कि ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, बार बार जो परावर्तन हो रहा है, उसके कारण हमको देखने को मिल रहा है कि जो साउंड है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पा रही है, उसकी रेंज बढ़ा पा रहे। ठीक,
तो मतलब हमें समझ में आया कि ध्वनि का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, जो बहुल परावर्तन है, उसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं। तो एक तो सभी वाद्य यंत्रों में हमने देख लिया, दूसरा हमने देखा स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें होता है। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए हियरिंग रेंज की। हमारे सुनने की एक क्षमता है, हम न्यूनतम एक वैल्यू सुन सकते हैं और अधिकतम एक वैल्यू सुन सकते हैं। ठीक है, तो साउंड को जैसा कि हमें पता है हम मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करेंगे भाई? डेसिबल, डीबी। साउंड जो मेजर होती है वो डीबी में मेजर होती है, डेसिबल, इसको कहते हैं हम डेसिबल। अब जब साउंड की इकाई ये है डेसिबल, तो ये अल्टीमेटली किस चीज से बनी होगी भाई? तो ये जो वेव जो चल रहे थे, जो तरंग चल रहा था, साउंड का जो तरंग है, उन तरंगों का मापांक है। और तरंग किस में मापा जाता है भाई? तो तरंग को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हम उसकी जो वेवलेंथ होता है उसके आधार पर मेजर करते हैं कि इसकी आवृत्ति कितनी है। तरंग का मतलब क्या? अपने आप को रिपीट करना। अब उसकी रिपीटेशन जितनी ज्यादा होगी, आवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। और आवृत्ति को किस चीज में मेजर करते हैं भाई? तरंग की आवृत्ति। पूरा ही लिख देता हूं मैं, तरंग की आवृत्ति। तो तरंग की जो आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। किसमें मेजर करेंगे भाई? हर्ट्ज में। तो हमारी जो हियरिंग रेंज है उसके लिए भी हम हर्ट्ज में बात करते हैं। तो हम जो मिनिमम सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज, न्यूनतम 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। मतलब 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। ना तो इसके पहले की साउंड सुन सकते हैं, ना इसके बाद की। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हियरिंग रेंज अलग अलग है। हमारी हियरिंग रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज की हो गई। अगर हम बात करते हैं कुत्तों की, डॉग्स की, तो उनकी न्यूनतम हियरिंग रेंज होती है 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज। मतलब वो हमसे और ज्यादा जल्दी सुन सकते हैं। हमारे लिए तो कम से कम 20 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होगी तो सुनेंगे, वो 5 हर्ट्ज के साउंड में भी सुन लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ये नाइट वॉचमैन के रूप में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। डॉगीज को जनरली यूज करते लोग, या ये कहते हैं डॉगीज सोते नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी कहीं से सुरसुराहट समझ में आती है और वो जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे कानों को सुनाई देगी उसके पहले उसको सुनाई दे चुकी है, मिनिमम 5 हर्ट्ज से ही वो सुनना शुरू कर चुका। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी हियरिंग रेंज अलग अलग है। और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जिसकी जो रेंज है वो 20,000 से ज्यादा है। जैसे बैट, चमगादड़, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं भाई। इसलिए हम कहते हैं कि चमगादड़ बोलते ही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं। वो भाई 20,000 से ज्यादा के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट्स इन रेंजेस को, इस वेव्स को यूज करते हैं अपने शिकार के लिए भी। जैसे बैट को ही ले लेते हैं, वो ये पूरे नियम कानून उसको आता है भाई। साउंड का जो परावर्तन जो हो रहा है उसके पूरे नियम कानून उसको आते हैं। वो टकरा के साउंड कब आएगी, उसके पास कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, सब कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने यहां से वेव जनरेट करके। हम देखेंगे अभी अपने सेशन में कि भाई किस तरीके से वो अपना शिकार करते हैं। अभी थोड़ा सा समझते हैं कि भाई हम हियरिंग रेंज की जब बात कर रहे हैं तो मतलब हम सभी प्रकार के ध्वनियों को नहीं सुन सकते, किंतु सभी प्राणी अलग अलग ध्वनि परिसर का प्रयोग करते हैं। हम नहीं सुन सकते, बाकी के जानवर भी नहीं सुन सकते, लेकिन सब लोग क्या करते हैं भाई? अलग अलग रेंजेस यूज करते हैं। इनके आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। एक होती है भाई हमारी अवश्रव्य, क्या कहते हैं उसको? इंफ्रासाउंड। ठीक है, एक हो जाएगी अवश्रव्य, इंफ्रासाउंड। एक होती है हमारी श्रव्य, और एक होती है हमारी पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो मतलब 20 हर्ट्ज से कम की जो होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य। अवश्रव्य ध्वनि को जो सुनने वाले हैं जीव जंतु, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरीके की हेयरिंग रेंज है ना। तो जैसे राइनोसोरस जो है, गैंडा जिसको कहते हैं, वेल है, हाथी है, ये सभी जो है वो अवश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। मतलब इनकी जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को भी इजीली सुन पाते हैं भाई।
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो एक रेंज है हमारी श्रव्य ध्वनि की, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जो हमारी रेंज है, बेसिकली हमारी सुनने की रेंज जो है, जिसको हम ऑडिएबल साउंड कहते हैं, वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसकी रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, वो 20,000 हर्ट्ज को क्या कह सकते भाई? किलो हर्ट्ज कह सकते। तो 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, या फिर 20 किलो हर्ट्ज का है, 20,000 किलो हर्ट्ज का है, या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक, मनुष्य इस सीमा से कम की ध्वनि को सुन नहीं सकता, और इस सीमा से अधिक की ध्वनि अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि को भी नहीं सहन कर सकता। हमारी हियरिंग रेंज ही नहीं भाई, हमारी रेंज है क्या? 20 से 20,000, इसी के बीच की सुनेंगे, ना तो कम ना ज्यादा। अब एक बारी आती है, वो है हमारी क्या? पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड की हम बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड ये हमारे सुनने की जो ध्वनि है उससे ज्यादा होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं हम अल्ट्रासाउंड। और ये बड़ा कॉमन नाम है ना, हमने बहुत बार सुना है मेडिकल इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं, किसी के बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई इस प्रकार के डिजीज हो जाना जहां तक हम ऐसे नहीं देख सकते, तो वहां पे क्या कराते हैं डॉक्टर्स? वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। तो अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, इसका क्या तात्पर्य है? तो हम जाते हैं एक लैब में, वहां पर एक कंप्यूटर के जरिए एक ऐसा आप कह सकते हैं कनेक्टर टाइप की चीज होती है, उसको लेकर के हमारे जैसे लाइक पेट के अंदर कोई चीज पता करनी है, लाइक स्टोन एंड ऑल, तो क्या करते हैं भाई? ऊपर साइड से इस तरीके से क्या करते हैं? वो घिसते हैं। वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? वो एक सिग्नल जनरेटर है, वो तरंग पैदा करता है, और अगर उस तरंग को पैदा करने के बाद जहां पे हम जा नहीं सकते वहां पे वो तरंग तो जागी, मतलब हमारी स्किन के अंदर वो तरंग चली गई, और जहां पे कुछ अवरोध होगा, जहां पर भी कोई अवरोध होगा, तो देखिए ये साउंड वेव आपने भेजा, यहां पे कोई अवरोध हो गया, तो अवरोध होने के बाद अगर यहां पे मैं लगा दूं एक फिल्म, तो मैं ऐसा पाता हूं कि ये जो वेव गई ये जाकर के ये हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, ये भी जाकर के डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, लेकिन ये वाली जाकर के यहां कोई अवरोध है तो ये रुक गई, मतलब यहां पे कुछ नहीं मिला। मैंने यहां से 3 सिग्नल भेजे, यहां मुझे कितने सिग्नल मिल रहे? सिर्फ 2, ये बीच में नहीं मिला, मतलब क्या हो गया भाई? यहां कुछ दिक्कत है। थोड़ा और अब पास पास सिग्नल भेजते हैं, और इसके पास में सिग्नल भेजा, और इसके पास में देखा, यार यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी ये रुक रहा है, तो मतलब ये यहां पर भी वेव रुक गई, यानी इसकी जो ऑब्स्टेकल थी उसकी रेंज डिसाइड हो गई कि कम से कम इतनी तो है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी और आगे भेजते हैं, तो यहां तक भेजा, ये भी रुक गई, इसको भेजा, ये भी रुक गई, लेकिन इसके बाद जो सिग्नल भेजी गई ये अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर यहां पे एक सिग्नल भेजी गई तो ये वाली सिग्नल क्या हुई? ये चली गई, और अगर नीचे से भेजी तो ये पास से होती हुई चली गई, मतलब अब डिसाइड हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्स्टेकल है, वो इतना बड़ा सा है। यही काम करते हैं भाई जब अल्ट्रासाउंड के जो आप रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं, उसमें इसी तरीके के फॉल्ट्स को बताया जाता है, जिसके जरिए अब डॉक्टर्स पता कर पाते हैं कि ये किस तरीके की चीज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ पता चल जाता है। बट इसके आगे चल के कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बेस्ड पर हम लेकर के आए, और इससे भी बेहतर इमेजिंग हम कर पाते हैं, जिसको एमआरआई कहते हैं, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस के बेस पे वो आधारित है। ठीक है, वो उसकी भी चर्चा जब हम 10th क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हम करेंगे इसकी भी चर्चा। अभी के लिए जब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो वेव है, तरंगे, वो तरंगे 3 तरीके में बटी हुई है, एक अवश्रव्य है, एक श्रव्य है, और एक हमारी पराध्वनि है। अवश्रव्य जिसको सुन नहीं सकते, मतलब हमारे सुनने की क्षमता से नीचे, श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, और अगली आती है पराध्वनि जो हमारे सुनने की क्षमता के ऊपर है, मतलब हो रही अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो मतलब जो टारगेट हमने फिक्स किया था वो हमने अचीव कर लिया। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें डिस्कस करना है परावर्तन का नियम, फिर हमने देखे एको, और एको के बाद हमने देखा हियरिंग रेंज, सुनने की जो क्षमता है उसकी बात की। अल्ट्रासाउंड के और भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिसको हम आगे आने वाले अप्रिसिएशन में कंप्लीट करेंगे।
तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, बाकी कोर्स कंटेंट सर्च करने के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेई, नीट, सीयूईटी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टैप कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप अगर सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपके क्लासेस ओपन हुई, क्लास को टैप कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पर वॉच नाउ कीजिए, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट रिवीजन वीडियो, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।